हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज आप लोगों के बीच फिर से हम रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी बजट के बारे में हम आज बताएंगे, जो कि 2019-20 के प्रमुख होगा। इसमें हम सितंबर 2020 से सितंबर 2019 तक की संपूर्ण रक्षा संबंधित सभी घटनाओं को हम एक एक करके बताएंगे। आइए दोस्तों, हम चलते हैं, जो कि एडिटोरियल करंट अफेयर बुक से ली गई है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है और इसको पढ़ने के बाद सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और प्रत्येक एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आने की संभावना इससे रहती है। आइए देखते हैं रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन क्या बनते हैं। चलिए, सितंबर 2020 की घटना के बारे में बात करते हैं। तो पहला, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह बनारसी की हैं, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। चलिए, शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर प्लेन बन गई है। तो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर प्लेन पूछा जाएगा तो शिवांगी सिंह, वो कहाँ की हैं? तो बनारस की हैं। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे, भारतीय सेना में पहली बार दो महिला अधिकारियों सब लेफ्टिनेंट कुमुदी त्यागी तथा सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को युद्ध पद पर तैनात किया गया है। इन्हें हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए, कहाँ पे, किस क्षेत्र में? तो भारतीय नौसेना नेवी में एक महिला को लेफ्टिनेंट जिनका नाम है कुमुदिनी त्यागी, लेफ्टिनेंट के पद पर दो अधिकारी जो हैं सब लेफ्टिनेंट पद पर कुमुदिनी त्यागी को तथा सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को युद्ध पोत पर तैनात किया गया। इन्हें हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्ति किया गया है। नाम है उनका कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट कृति सिंह। सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी तथा सब लेफ्टिनेंट कृति सिंह हैं। नौसेना में इन्हें युद्धपोत पर तैनात किया गया और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे पैसेज एक्सरसाइज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के बीच यह अभ्यास हिंद महासागर में किया गया 23 सितंबर को। उस अभ्यास का नाम क्या है? तो पैसेज एक्सरसाइज। भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत के साथ अभी ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। तो पैसेज एक्सरसाइज जो है एक युद्धाभ्यास है, जो कि 27 सितंबर को किया गया। किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। कहाँ पे? तो हिंद महासागर में किया गया। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे, DRDO ने 22 सितंबर 2020 को उड़ीसा के बालासोर से अभ्यास हिट यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वाहन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। चलिए, DRDO ने 22 सितंबर 2020 को उड़ीसा के बालासोर अभ्यास से हिट यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वाहन का सफल परीक्षण किया है। इसके बाद हम देखेंगे, इंद्र 2020 नौसैनिक अभ्यास है, जो कि भारत और रूस के बीच 4 से 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो 4 से 5 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया और यह भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास है। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास नहीं है, सैनिक अभ्यास है, नेवी का अभ्यास है। यह कब? तो इसका नाम है इंद्र 2020 नौसैनिक अभ्यास। इंद्र 2020 नौसैनिक अभ्यास भारत और रूस के बीच 4 से 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में आयोजन किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, जिसकी हरित ऊर्जा उत्पादक क्षमता 12,000 से 14,000 इकाई है और इसे CSIR, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ने विकसित किया है। चलिए, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा क्या विकसित किया है? तो सोलर ट्री विकसित किया है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री यानी सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी तरक्की कर रहा है, तो इसीलिए दुनिया के सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया और
जिसकी हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है, 12,000 से 14,000 इकाई है। जिसकी हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से 14,000 इकाई है। इसे CSIR जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है उसे विकसित किया। इसे विकसित कौन किया है, तो इसे विकसित CSIR ने किया है। इसे विकसित CSIR ने किया है। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड में 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाश गंगा की खोज की है। यह खोज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा। चलिए इसे समझते हैं। यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय कौन वैज्ञानिक, तो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने 9.3 प्रकाश वर्ष दूर यानी 9.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाश गंगा की खोज की है। किसकी खोज की है, तो आकाश गंगा की खोज की है। कितने दूर की, तो 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाश गंगा की खोज की है। और यह खोज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमन ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। वर्ष 2003 में अंतरिक्ष में जाने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। चलिए अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी ने क्या करारनामा किया है, तो भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, उनके नाम पर नॉर्थरोप ग्रुपमैन एक क्या किया है, स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है। कौन सा तैयार किया है, तो अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी ने नॉर्थरोप ग्रुपमैन एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है। और किसके नाम पर, तो कल्पना चावला के नाम पर तैयार किया है। और कल्पना चावला क्या थी, तो 2003 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पहली बार शुक्र ग्रह पर फास्फिन नामक गैस की खोज की है। इस खोज से शुक्र पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने यानी हमारे विश्व भर के वैज्ञानिकों ने पहली बार शुक्र पर फास्फिन नामक किस गैस की खोज की है, तो फास्फिन नामक गैस की खोज की है। और इस गैस की खोज से वहाँ पे शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावनाएं बताई जा रही है। फास्फिन नामक गैस की खोज की है। इस गैस की चलते वहाँ पे जीवन की संभावनाएं काफ़ी हद तक जताई जा रही है। इसके बाद हम देखेंगे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। वो अमेरिकी रक्षा विभाग ने यह जारी कर दिया है 2020 में कि चीन की जो नौसेना है दुनिया में सबसे बड़ी नौसेना है। तो इस तरह से चीन काफ़ी शक्तिशाली पड़ रहा है। तो चीन की नौसेना विश्व भर की सेना में सबसे नंबर 1 पे है। कौन सा विभाग के द्वारा बताया गया, तो अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे अगस्त 2020 के घटनाक्रम को हम देखेंगे। अगस्त 2020 इसमें कह रहा है कि प्रोजेक्ट चीता के बारे में आइए जानते हैं। चीन के साथ बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 3500 एकड़ की परियोजना प्रोजेक्ट चीता को पुनः शुरू करने का निर्णय किया है। और इसमें जो है इसके तहत 90 हेरॉन ड्रोन को अत्याधुनिक बम तथा एंटी टैंक मिसाइलों से अपग्रेड किया जाएगा। चलिए प्रोजेक्ट चीता वास्तव में है क्या, तो चीन के साथ अभी जो विवाद हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा 3500 करोड़ की परियोजना को पुनः शुरू किया गया। 3500 करोड़ की परियोजना को शुरू किया गया। कितना 100 की, तो 3500 करोड़ की परियोजना शुरू किया गया। और इसी परियोजना का नाम दिया गया है प्रोजेक्ट चीता। और इस प्रोजेक्ट चीता में क्या है, तो इस प्रोजेक्ट चीता की खासियत है कि इसमें 90 हेरॉन ड्रोन को अत्याधुनिक बम तथा एंटी टैंक मिसाइल से अपग्रेड किया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता 3500 करोड़ की एक परियोजना है। और किसके लिए है, तो भारत चीन विवाद को देखते हुए या सशस्त्र बलों के द्वारा इसे शुरू किया गया। और इसमें 10 हेरॉन ड्रैगन तथा आधुनिक बम तथा एंटी मिसाइल टैंकों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इजराइल से एरो 2 नामक रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इजराइल ने अभी हाल ही में
एरो 2 नामक रक्षा प्रणाली मिसाइल का शुभारंभ किया है। कौन से देश ने? तो इजराइल ने एरो 2 का किसका परीक्षण किया है? तो एरो 2 का परीक्षण किया है इजराइल ने। इसके बाद हम देखेंगे भारत जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल यानी सप्लाई चेन रेजिलिएशन इसको हम बोलते हैं SCRI शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का प्रस्ताव जापान द्वारा किया गया। इस पहल का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? जापान द्वारा किया गया। आपूर्ति श्रृंखला बनाने का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनना इसका उद्देश्य है। इस श्रृंखला को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। तो कौन कौन देश ने मिलकर यह चीन के खिलाफ त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला शुरू किया है? तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तीन देशों ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला कौन है? तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल यह विकसित किया है। यह सप्लाई चेन रेजिलिएशन SCRI शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका प्रस्ताव जापान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका प्रस्ताव जापान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और आपूर्ति श्रृंखला बनाने का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। चलिए, इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थित की जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ पे? फ्रांस में स्थापित की जा रही है। इसका वजन 23,000 टन होगा। इसका वजन कितना होगा? 23,000 टन होगा और इसे वर्ष 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। परमाणु संलयन परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। कहाँ पे? तो फ्रांस में स्थापित की जा रही है और इसका वजन कितना होगा? तो 23,000 टन होगा और इसे वर्ष 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है। परमाणु संलयन परियोजना है और 23,000 इसका वजन होगा और 25 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय तटरक्षक बल ने नया अपतटीय गश्ती पोस्ट सार्थक की नौसेना में शामिल किया है। इसे गोवा शिपमेंट लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और इस जहाज़ को राष्ट्र के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। राष्ट्र के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। कौन सा है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने इसे तैयार किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपतटीय गश्ती पोत सार्थक को नौसेना में शामिल किया गया है। सार्थक को अपतटीय गश्ती यानी भारतीय नौसेना ने अपतटीय गश्ती पोत सार्थक को नौसेना में शामिल किया है और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इससे किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और इस जहाज़ को राष्ट्र के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। सुरक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। इसका नाम क्या है? तो सार्थक तटरक्षक बल के द्वारा तैयार किया गया है। केरल सरकार ने इसके बाद इसमें देखेंगे केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है जिसका नाम प्रतीक्षा रखा गया है। मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों के साथ हो रही दुर्घटना के कारण उनके बचाव को लेकर यह एम्बुलेंस शुरू की गई है। चलिए, किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो केरल सरकार के द्वारा पहली समुद्री एम्बुलेंस, समुद्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था शुरू की गई है। इसका नाम रखा गया प्रतीक्षा और मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों के साथ हो रही दुर्घटना को देखते हुए इसका पूर्ण व्यवस्था किया गया है। इसके बाद हम जुलाई 2020 में आएंगे। जुलाई 2020 में कह रहा है कि जुलाई 2020 में देखेंगे ब्राज़ील
ब्राज़ील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वर्ष 2020 में किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा यह विकसित है? तो यह ब्राज़ील के द्वारा विकसित है। ब्राज़ील के द्वारा विकसित है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसका नाम है अमेजोनिया फर्स्ट है। यह उपग्रह 2020 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी अपने देश में है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो 2020 में किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम क्या है? तो अमेजोनिया फर्स्ट है और ब्राज़ील द्वारा इसे विकसित किया गया है। अपने देश के द्वारा नहीं, ब्राज़ील द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह यानी ANASIS-2 लॉन्च किया है। इसमें अमेरिका के स्पेस एक्ट द्वारा लॉन्च किया गया। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह ANASIS-2 लॉन्च किया है। ANASIS-2 लॉन्च किया है। इसे अमेरिका के स्पेस एक्ट द्वारा लॉन्च किया गया। इसे अमेरिका के स्पेस एक्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे इजराइल ने ओपेक 16 नामक एक जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कौन से? तो ओपेक 16 नामक एक जासूसी उपग्रह का परीक्षण किया है। इसके जरिए वह ईरानी परमाणु गतिविधियों पर नज़र बनाए रखेगा। तो कौन सा देश ने ऐसा किया है? तो इजराइल ने किया है। क्या नाम है उसका? तो ओपेक 16। यह क्या है? तो एक जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके जरिए क्या करेगा वह? तो ईरानी परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखेगा, ईरान के परमाणु गतिविधि पर नज़र रखेगा ओपेक 16 के माध्यम से। इसके बाद हम देखेंगे यूएई ने अपने पहला मंगल मिशन यानी होप मार्स मिशन को जापानी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। कौन से? तो यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन होप मार्स मिशन को यानी पहला मंगल मिशन को जापानी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। कौन? तो यूएई ने उसका नाम क्या है? मंगल मिशन। कहाँ से लॉन्च किया है? तो जापानी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। इसके बाद हम देखेंगे भारत द्वारा फ्रांस में डील किए गए 36 राफेल विमानों में से 5 राफेल विमान पंजाब के भारत के अम्बाला यानी हरियाणा एयरफोर्स कैंप में पहुंचे। यानी 36 ठो डील किया था राफेल विमान और उसमें से 5 ठो स्वतः सुरक्षापूर्वक भारत के अम्बाला यानी हरियाणा एयरफोर्स कैंप में पहुंच गए हैं। और राफेल की विशेषता क्या है? इसको हम देखेंगे। राफेल की विशेषता है यह 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान की खरीद हेतु डील किया। कब डील किया गया? इससे खरीदारी कब किया गया? तो 2016 में फ्रांस से कुल 36 ठो राफेल विमान की डीलिंग की गई। कितना रुपया में? तो 59,000 करोड़ रुपया में। 59 यानी 59,000 करोड़ रुपया में भारत ने फ्रांस से बोला कि हमको 36 राफेल विमान चाहिए और उन्होंने मंजूरी दे दी कि हाँ आपको मिल जाएगा। कितना में? तो 59,000 करोड़ में। और इसको लेकर के हमारे देश में लगभग 2016 से लेकर 16-17 लोकसभा चुनाव में बहुत सारे विवाद हुए, लेकिन इसका कोई प्रतिक्रिया दिखा नहीं। इसके बाद हम देखेंगे राफेल जो है लड़ाकू विमान अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इसमें किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। राफेल जो है, पहली बात यह है कि वह किसी भी एशियाई देश के पास है ही नहीं और यह अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इसको लेकर भारत को काफ़ी रक्षा क्षेत्र में मजबूती आई है। और इसकी रफ्तार की बात करें तो 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इसकी रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इसकी रफ्तार राफेल की रफ्तार कितनी है? तो 2130 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह निशाना कितना लगा सकता है? तो 20 से लेकर 70 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। 20 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने में यह सक्षम है। यह आसानी से निशाना लगा सकता है 20 से 70 किलोमीटर तक। इसके बाद देखेंगे 60,000 फुट की ऊंचाई तक
पहुंचने में सक्षम है। 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में यह 60,000 फुट की ऊंचाई तक इतना तीव्र गति से चलता है। इसकी रफ्तार भी तो है 2130 किलोमीटर प्रति घंटा और यह 20 से लेकर 70 किलोमीटर तक अचूक निशाना बनाएगा तथा 60,000 1 मिनट में ऊंचाई पर जाएगा। इसके बाद 24,500 केजी वजन ले जाने में यह सक्षम है। कितना वजन ले जाने में? तो 24,500 केजी वजन को ले जाने में यह काफ़ी सक्षम है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रांस की डेसाल्ट कंपनी ने इसे निर्मित किया है। इसे निर्मित कौन किया है? तो फ्रांस में तो बना है, लेकिन कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो डेसाल्ट याद रखें, डेसॉल्ट नामक कंपनी ने इसे बनाया। फ्रांस के डेसॉल्ट नामक कंपनी ने इसे संग्रहित किया है, इसे बनाया है। इसके बाद हम देखेंगे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 जुलाई 2020 को अपना मंगल मिशन मार्स 2020 लॉन्च किया। यह फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंच जाएगा। कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, वह 30 जुलाई 2020 को अपना पहला मंगल मिशन मार्स 2020 लॉन्च किया। पहला मंगल मिशन लॉन्च किया, इसके पहले नहीं। 30 जुलाई 2020 को पहला मंगल मिशन मार्स 2020 लॉन्च किया। यह फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचेगा। फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचेगा। इसके बाद है इसके बाद दोस्तों यह मिसप्रिंट हो गया है, इसको देख लेंगे। जिसैडिया वैज्ञानिकों द्वारा, 1 मिनट इसको हम क्लियर कर दें। जिसैडिया वैज्ञानिक क्या है? जिसैडिया जिसैडिया नहीं है, यह है एक्चुअली है जिलेडिया। इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जिलेडिया। चलिए इसको देखेंगे। जिलेडिया वैज्ञानिकों द्वारा जिलेडिया नामक एक लघु महाद्वीप की खोज की गई है। जिलेडिया नामक एक लघु महाद्वीप की खोज की गई है जो 100 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका से तथा उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। अंटार्कटिका से और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है तथा न्यूजीलैंड इसी का भूभाग है। चलिए इसको देखते हैं। जिलेडिया वैज्ञानिकों के द्वारा जिलेडिया की घटना है। जिलेडिया वैज्ञानिकों के द्वारा जिलेडिया नामक एक लघु महाद्वीप की खोज की गई है और यह महाद्वीप 100 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका से उसके 100 मिलियन वर्ष पहले, कितने मिलियन वर्ष पहले? तो 100 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका से तथा उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। 100 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका से अलग हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। इसके बाद दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और यह न्यूजीलैंड इसी का भूभाग है। जिलेडिया याद कर लें। जिलेडिया एक लघु महाद्वीप की खोज की गई है। 100 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका तथा ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया था और दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और यह न्यूजीलैंड जो है इसी का भूभाग है। चलिए जून 2021 का हम बात देखेंगे। जून 2021 के कौन कौन सी घटना हुई है, इसमें हम बात करेंगे। चलिए स्पेस एक्स ने नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष में भेजकर रूसी रॉकेट पर अपनी निर्भरता समाप्त कर ली है। स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली कंपनी बन गई है।
चलिए इसको फिर से देखते हैं। स्पेस एक्स ने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर रूसी रॉकेट पर अपनी निर्भरता समाप्त कर लिया है। स्पेस एक्स ने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज करके रूसी रॉकेट से अपनी निर्भरता समाप्त कर ली है। स्पेस अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष में भेजने वाले पहली निजी कंपनी है, यानी पहली निजी कंपनी है जो कि पहले रूस के रॉकेट पर डिपेंड रहती थी कि हम इसी से जाएंगे, लेकिन स्पेस एक्स नासा की है जो 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर रूस के रॉकेट पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे DRDO क्या कहता है। चलिए DRDO इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को कीटाणु रहित होने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन हवाई विकसित की है। चलिए DRDO जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने लगे हुए हैं व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है। कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है कि वहाँ पे यानी DRDO के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को कीटाणुओं के द्वारा क्षति नहीं पहुँचाया जाए। इसके बाद कह रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और समुद्री वैज्ञानिक कैथी सुलीवन पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंज द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। चैलेंज द्वीप प्रशांत महासागर के मेरियाना देव में स्थित है। चैलेंज द्वीप कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर के प्रशांत महासागर के कहाँ स्थित है? तो मेरियाना ट्रेंच में स्थित है। प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच में स्थित है। यह समुद्र तल से 10,902 मीटर गहरा है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और समुद्री विज्ञान कैथी सुविलन पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। कौन से? तो अमेरिका की यह महिला है, अमेरिका की महिला है। इनका नाम है कैथी सुलीवन। अमेरिका की महिला है और जो अंतरिक्ष यात्री है और समुद्री विज्ञानी भी है, अंतरिक्ष यात्री और समुद्री विज्ञानी भी है। तो कैथी सुलीवन उनका नाम है। इन्होंने सबसे गहरे बिंदु चैलेंज पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है, जो कि चैलेंजर द्वीप प्रशांत महासागर के मेरियाना ट्रेंच में स्थित है। यह समुद्र तल से 10,902 मीटर गहरा है। वहाँ पर इन्होंने पहुँच रखी है। तो समुद्री विज्ञानी है कैथी सुलीवन, याद रखें। इसके बाद हम देखेंगे हाल ही में IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रिसीवर चिप विकसित किया है। तो जिसका नाम ध्रुव रखा गया है। इसका प्रयोग देश के स्थानों तथा सटीक पता लगाने के लिए स्मार्टफोन तथा नेविगेशन उपकरणों में दिया जाएगा। नेविगेशन उपकरणों में नेविगेशन और GPS उपकरणों में दिया जाएगा। चलिए, तो कौन से संस्थान ने इसे स्वदेशी रिसीवर चिप विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे द्वारा यह विकसित किया गया। IIT बॉम्बे के द्वारा स्वदेशी रिसीवर चिप विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? जिसका नाम ध्रुव रखा गया है। इसके प्रयोग देश के स्थानों का सटीक पता लगाने के लिए स्मार्टफोन तथा नेविगेशन उपकरण में इसका प्रयोग किया जाएगा। स्मार्टफोन तथा नेविगेशन उपकरण में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे मई 2020 की घटना हम देखेंगे। ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में हम क्या कहते हैं? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु, भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय जहाज मालदीव भेजे। ऑपरेशन समुद्र सेतु का मतलब होता है कि भारत के जितने भी कोविड-19 में लोग फंसे हुए थे मालदीव में, उनको लाने के लिए समुद्री जहाज भेजा गया था। इसी का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे रूस द्वारा इस वर्ष पहला
आर्टिका एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। आर्टिका ARTI के रूस द्वारा इस वर्ष का पहला आर्टिका एम इसका नाम है आर्टिका एम। किस देश के द्वारा लॉन्च किए जाने की योजना है? तो रूस के द्वारा लॉन्च किए जाने की योजना है। आर्टिका एम उपग्रह है। इस उपग्रह से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र को मौसम संबंधी घटनाओं पर नज़र रखी जाएगी। इस उपग्रह से फ़ायदा क्या होगा? तो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर मौसम संबंधी घटनाओं पर नज़र रखी जाएगी। इसका नाम क्या है? तो आर्टिका एम रखा गया है। तो रूस के द्वारा यह बनाई गई है, आर्टिका एम। चलिए, इसके बाद है चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्च मार्ग 5B लॉन्च किया है। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्च मार्ग 5B लॉन्च किया है। यह रॉकेट चीन को तियागोंग नामक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में भी सहायता करेगा। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए, देखिए कितना अच्छा पहल है चीन के द्वारा। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्च मार्ग 5B किया है। लॉन्च मार्ग 5B इसका नाम दिया गया, लॉन्च किया गया लॉन्च मार्ग 5B लॉन्च मार्ग। इससे क्या होगा? तो चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा जाएगा। किसके द्वारा? तो लॉन्च मार्ग 5B के द्वारा। लॉन्च मार्ग 5B इसका नाम है, इसके द्वारा भेजा जाएगा। यह रॉकेट चीन को तियांगगोंग नामक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में सहायता करेगा। चीन के तियांगगोंग नामक अंतरिक्ष स्टेशन में सहायता करेगा। इसके बाद हम देखेंगे, हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है। पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है जहां जीवन संभव हो सकता है। इस ग्रह का द्रव्यमान अधिक तथा यह ठंडा हो सकता है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज किया है? तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने खोज किया है। क्या खोज किया है? तो पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है। पृथ्वी से बड़ा एक और पृथ्वी की खोज की है, उसका नाम है सुपर अर्थ की खोज की है। यहाँ जीवन संभव हो सकता है। उनके द्वारा कहा भी गया है कि यहाँ जीवन संभव हो सकता है। इस ग्रह का द्रव्यमान अधिक है और यहाँ पे ठंडा अधिक होगा। तो किस वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है? तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है और उसका नाम क्या है? सुपर अर्थ। और यहाँ पे जीवन भी संभव है और इसका द्रव्यमान अधिक है तथा यहाँ पे ठंडा ज़्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे INS कॉलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की स्थापना की है। INS कॉलिंग ने किसकी स्थापना की है? तो अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य INS कॉलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। चलिए, INS कॉलिंग में कहाँ पे? तो जगह का नाम है INS कॉलिंग में, जहाँ पे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। INS कॉलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की व्यवस्था की जाएगी। अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य है INS कॉलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करना। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अप्रैल 2020 हम देखेंगे इसमें क्या है। अप्रैल 2020 इसमें हम देखेंगे पाकिस्तानी नौसेना ने समुद्र की सतह पर खड़ी जहाज़ों से एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया और उत्तरी अरब सागर में 25 अप्रैल को यह कब किया? तो उत्तरी अरब सागर में 25 अप्रैल को। फिर से इसको देखेंगे, पाकिस्तान की नौसेना ने समुद्र की सतह पर खड़ी जहाज़ों से पाकिस्तान की नौसेना ने समुद्र की सतह पर जो जहाज़ खड़ी है उस पर एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया और उत्तरी अरब सागर में 25 अप्रैल को, इस दिन का नाम था उत्तरी अरब सागर में 25 अप्रैल को एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। कहाँ पे? तो समुद्र में खड़ा जहाज़ पर एंटी शिप नामक मिसाइल की परीक्षण किया। कौन सा देश ने? तो वहीं पाकिस्तान देश ने। ईरान ने 22 अप्रैल को अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया। ईरान ने, नूर कहाँ के है सैन्य उपग्रह है? तो ईरान का है नूर ईरान का सैन्य उपग्रह है। और 22 अप्रैल को यह अपना 22 अप्रैल को अपना पहला सफल परीक्षण किया गया। 22 अप्रैल को पहला सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद हम देखेंगे नासा का एक नया उपग्रह INSAR
इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर INSAR, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रोफेरोमेटिक सिंथेटिक एपर्चर्स रडार। इंट्रोफेरोमेटिक सिंथेटिक एपर्चर्स रडार INSAR इसको शॉर्टकट में कहेंगे, से उपलब्ध डाटा से भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसे आपदा वाले स्थानों की पहचान की जा सकेगी। यह उपग्रह नासा ने जारी किया। नासा ने वर्ष 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया था। चलिए इसका फिर से देखेंगे। नासा के द्वारा बनाया गया यह INSAR उपग्रह है। इसका मतलब क्या होता है, तो यह डाटा उपलब्ध करेगा। किस चीज़ का डाटा उपलब्ध करेगा, तो भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसे आपदा वाले स्थानों की पहचान करेगा। भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसे आपदा वाले स्थान की पहचान करेगा। यह नासा के द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम है INSAR। इसका फुल फॉर्म है इंट्रोफेरोमेटिक सिंथेटिक एपर्चर्स रडार, जो भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आपदा क्षेत्र की पहचान करेगा। और यह अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया गया। इसके बाद हम देखेंगे नासा ने जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष केंद्र है, नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा हाल ही में की है। सनराइज मिशन होता क्या है, जिसको जुलाई 2023 में शुरू किया जाएगा। हाल ही में घोषणा कर दी गई है, इसे शुरुआत किया जाएगा 23 में शुरू किया जाएगा। और यह मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह मिशन भविष्य में चंद्रमा तथा मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को सौर तूफान से बचाएगा। चलिए बहुत अच्छा है। मिशन सनराइज मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। नाम क्या है, तो मिशन सनराइज। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा के लॉन्च नहीं किया गया, घोषणा किया गया। और यह 2023 में शुरू किया जाएगा, यानी अभी 20 चल रहा है, 3 साल के बाद शुरू कर दिया जाएगा सनराइज मिशन। और इसका मकसद होता है कि चंद्रमा और मंगल पर जो भी अंतरिक्ष यात्री जाएंगे तो उनको तूफान से यह बचाएगा। सनराइज मिशन उनको तूफान से बचाएगा। 2023 में लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा, अभी इसकी घोषणा की गई है। इसके बाद हम मार्च 2020 की घटनाओं को देखेंगे। मार्च 2020 में कह रहा है कि भारत ने किसके साथ, इजराइल के साथ 880 करोड़ रुपए के लाइट मशीन गन खरीद हेतु समझौता किया है। इससे भारतीय सेना को पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के दौरान काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए, इजराइल के साथ अच्छा संबंध है हमारे देश का, और भारत ने 880 करोड़ रुपए के लाइट मशीन गन की खरीद हेतु समझौता किया। इससे भारतीय सेना को पहाड़ी इलाकों में रह करके युद्ध करने में, लड़ाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए, किसके साथ यह डीलिंग हुआ है, तो इजराइल के साथ हुआ है। कितने रुपए का था, 880 करोड़ रुपए का हुआ है। और बंदूक का नाम क्या है, तो लाइट मशीन गन है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में रह करके लड़ाई करने में इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसके बाद है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है। तो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी एक्स ने पहली बार 2020 में मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद है हाल ही में भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC, भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमानों को खरीद को मंजूरी दी है। यह विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित की जाती है, जो DRDA के तहत कार्य करती है। भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी है। किसके एक्ट के तहत, तो भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा यानी DAC। भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 कितने तेजस लड़ाकू विमान, तो 83 तेजस लड़ाकू विमान की खरीद की मंजूरी दी है। यह विमान कौन तैयार करता है, तो हमारे देश की कंपनी है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो DRDO के तहत कार्य करता है। इसमें 83 तेजस लड़ाकू विमान बनाया गया है और भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा इसे बेचने की मंजूरी, खरीद बिक्री की मंजूरी दे दी गई है। चलिए, इसके बाद है
इसके बाद सारेक्स 2020 क्या है, तो भारतीय तटरक्षक अभ्यास है, गोवा में स्थित है। सारेक्स SAREX सारेक्स 2020 भारतीय तटरक्षक अभ्यास है, और जो कहाँ पे स्थित है, तो गोवा में है। सारेक्स सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज, इसकी सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज इसके मूल मंत्र हैं, सर्च और रिसर्च एक्सरसाइज। भारतीय तटरक्षक बल ने 5 से 7 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव कार्यशाला और अभ्यास 2020 सेरेक्स 20 का आयोजन गोवा में किया। सेरेक्स 20 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो गोवा में किया गया। सेरेक्स 20 भारतीय तटरक्षक अभ्यास है नौसेना के द्वारा, जो गोवा में किया जाता है। 5 से 7 मार्च तक इसका 2 दिवसीय राष्ट्रीय समुद्र की खोज और बचाव कार्यशाला किया गया। इसमें तटरक्षक बल भी थे और भारतीय तटरक्षक के द्वारा इसे तैयार किया गया है। इसके बाद फरवरी 2020 में हम आएंगे। फरवरी 2020 में कह रहा है कि अजय वॉरियर 2020 क्या है, तो थल सेना। अजय वॉरियर 2020 थल सेना है। अजय वॉरियर 2000 थल सेना के द्वारा है, और देश है भारत ब्रिटेन, देश है भारत और ब्रिटेन। आयोजन स्थल है तो ब्रिटेन है, आयोजन स्थल है ब्रिटेन है, आयोजन स्थल। अजय वॉरियर्स जो थल सेना के द्वारा है, थल सेना के द्वारा युद्धाभ्यास है। अजय वॉरियर्स क्या है, तो थल सेना के द्वारा युद्धाभ्यास है, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच होगा, और आयोजन स्थल इसका ब्रिटेन होगा। उसके बाद संप्रीति IX इसको 9 बोलेंगे। संप्रीति 9 ये थल सेना का युद्धाभ्यास है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच होगा। आयोजन स्थल मेघालय में है, उमरोई में। भारत और बांग्लादेश के बीच होगा, तो संप्रीति IX, संप्रीति इसका नाम है संप्रीति IX, थल सेना के द्वारा है, थल सेना के द्वारा किया गया। यह है भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजन होगा इसका। कहाँ पे, तो मेघालय में, मेघालय के उमराई में इसका आयोजन होगा। चलिए, इंद्रधनुष अभ्यास वायुसेना। इंद्रधनुष अभ्यास वायुसेना, यह वायुसेना के द्वारा चलाया गया, देश है। ये किस देश के बीच होगा, तो भारत और ब्रिटेन के बीच होगा। आयोजन स्थल इसका गाजियाबाद है, यूपी में है। तो इंद्रधनुष अभ्यास वायुसेना, देश का नाम है भारत और ब्रिटेन। आयोजन स्थल है गाजियाबाद यूपी, आयोजन स्थल है इसका गाजियाबाद यूपी। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे मतला अभियान भारतीय नौसेना के द्वारा। मतला अभियान क्या है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया अभियान मतला अभियान। भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया अभियान है मतला अभियान। इसके बाद तटरक्षीय सुरक्षा अभ्यास सुंदरबन क्षेत्र कोलकाता में पड़ता है। तटरक्षीय सुरक्षा अभ्यास सुंदरबन क्षेत्र कोलकाता में पड़ता है। भारतीय वायुसेना ने एंटोनोव AN-32 विमान के दोनों इंजन में पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किया है। एंटोनोव AN-32 भारतीय वायुसेना ने, कौन से सेना ने, तो भारतीय वायुसेना ने एंटोनोव AN-32 विमान के दोनों इंजन में पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किया है। एंटोनोव AN-32 याद रखें। इसके बाद हम देखेंगे हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा बुरनई में खोजी गई घोंघे की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। ग्रेटा थुनबर्ग, तो बुरनई के द्वारा हाल ही में बुरनई के वैज्ञानिकों ने एक घोंघे की प्रजाति खोजी है, जिसका नाम है तो ग्रेटा थुनबर्ग है, जिसका प्रजाति का नाम है ग्रेटा थुनबर्ग है। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन के 16 वर्षीय लड़की है। चलिए, ग्रेटा थुनबर्ग क्या है, तो ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की एक 16 वर्षीय लड़की है, जिसने वायुवान परिवर्तन की दिशा में बेहतरीन कार्य किया। जलवायु परिवर्तन की दिशा में बेहतरीन कार्य किया। हाल ही में इन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। हाल ही में ग्रेटा थुनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। यह क्या है, एक लड़की है, और यह जलवायु परिवर्तन की दिशा में बेहतरीन कार्य किया है। और इसी के नाम पर ग्रेटा थुनबर्ग ने बुरनई के वैज्ञानिकों ने इस घोंघे की नई प्रजाति का नाम रख दिया है। इसके बाद है चीनी
चीनी कंपनी रियलमी ने हाल ही में भारत का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया। जो रियलमी जो कंपनी है, चीन की कंपनी, वह भारत का पहला 5G फ़ोन लॉन्च किया है। रियलमी कंपनी भारत का पहला 5G लॉन्च किया है। यह कंपनी है कहाँ की? तो यह कंपनी है चाइना की। इसके बाद हम जनवरी 2020 का क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2020 इसमें कह रहा है कि इसरो द्वारा तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में SSLV के द्वारा SSLV के लिए दूसरी लॉन्च पोर्टल स्थापित किया जाएगा। SSLV के लिए दूसरी लॉन्च पोर्टल स्थापित किया जाएगा। SSLV के लिए दूसरी लॉन्च पोर्टल स्थापित किया जाएगा इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। उसका नाम क्या है? तो तूतुकुड़ी में SSLV के लिए दूसरा लॉन्च पोर्टल स्थापित किया जाएगा। चलिए SSLV क्या है इसके बारे में देख लेंगे। SSLV स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV क्या है? स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसके द्वारा 500 किलो तक के सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। SSLV के द्वारा 500 kg तक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। एक स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। भारत ने रूस के साथ 1 लाख यानी 1 लाख भारत ने रूस के साथ 1 लाख यानी AK-203 असॉल्ट राइफल के आयात के लिए समझौता किया है। भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो रूस के साथ। भारत ने रूस के साथ समझौता किया है और 1 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के आयात AK-203 असॉल्ट राइफल के आयात के लिए समझौता किया है। कौन से? तो रूस ने। इसके बाद हम देखेंगे इसरो द्वारा कर्नाटक में चल्लाकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी HSFC की स्थापना की जाएगी। इस किसके द्वारा की जाएगी? तो HSFC की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो इसरो के द्वारा। कर्नाटक में चेल्लाकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए, कर्नाटक के चेल्लाकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए HSFC की स्थापना की जाएगी इसरो के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे भारत के GSAT-30 उपग्रह जो इसरो के द्वारा निर्मित किया गया है। किस? उसका नाम क्या है? GSAT-30 GSAT 30 उपग्रह है जो इसरो के द्वारा बनाया गया है। फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। यह एक संचार उपग्रह है जो 15 वर्षों तक कार्य करेगा। यह एक संचार उपग्रह है जो 15 वर्षों तक क्या करेगा? 15 वर्षों तक काम करेगा। GSAT-30 इसका नाम क्या है? तो GSAT-30 इसका नाम है। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 यानी MKI एयरक्राफ्ट के पहले स्क्वाड्रन टाइगर सर्क्स 2022 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस सुखोई 30 मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के पहले स्क्वाड्रन टाइगर सर्क 2022 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इसके बाद हम देखेंगे दिसंबर 2020 का क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हुई है। चलिए दिसंबर 2019 का हम देख लेते हैं। यहीं पे फिर से गड़बड़ी। चलिए दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। दिसंबर 2019 हम देखेंगे। दिसंबर 2019 का जो घटना है उसको हम देखेंगे। इसमें क्या है तो
अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया। यह पहला परमाणु रात्रिकालीन परीक्षण था। रात्रिकालीन परीक्षण अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कहाँ से परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण इसका किया गया। यह पहला परमाणु रात्रि परीक्षण था। चलिए इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में देखें। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया जाएगा। उड़ीसा के पृथ्वी 2 का परीक्षण कहाँ से किया जाएगा? तो उड़ीसा के बालासोर से किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसरो द्वारा 11 दिसंबर को रिसेट 2 BR1 इसरो के द्वारा 11 दिसंबर को RISAT यानी रिसेट 2 BR1 उपग्रह को PSLV C-48 के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा। कब लॉन्च किया गया? तो 11 दिसंबर को लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या था? तो रिसेट 2 BR1 उपग्रह जो PSLV C-48 के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे नासा ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS का अनावरण किया है। नासा ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन से रॉकेट? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम का अनावरण किया है। इसके बाद देखेंगे जापान द्वारा विश्व के सबसे पहले हाइड्रोजन मालवाहक जहाज को लॉन्च किया गया जिसका नाम है सुइसो फ्रंटियर जिसका नाम है सुइसो फ्रंटियर। जापान के द्वारा लॉन्च किया गया हाइड्रोजन मालवाहक जहाज है। यह क्या है? तो सबसे पहला हाइड्रोजन मालवाहक विश्व के पहले तरल हाइड्रोजन मालवाहक जहाज है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह क्या है? तरल हाइड्रोजन मालवाहक जहाज है जिसका नाम है सुइसो फ्रंटियर इसका नाम है। इसका नाम क्या है? तो सुइसो फ्रंटियर। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दुनिया के पहले पूरी तरह से बिजली से चलने वाली वाणिज्यिक विमान ने वैंकूवर कनाडा से उड़ान भरी है। यानी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब बिजली से चलने वाली यानी कमर्शियल विमान ने कनाडा से उड़ान भरी है। कहाँ से उड़ान भरी है? तो कनाडा से। खासियत इसमें यह है कि दुनिया में पहली है जो बिजली से इलेक्ट्रिक से विमान चली है, तो वैंकूवर कनाडा से उड़ान भरी है। इसके बाद हम देखेंगे कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के नीचे बर्फ में विश्व की सबसे गहरी भूमि घाटी की खोज की है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने? तो कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अंटार्कटिका के नीचे विश्व की सबसे गहरी भूमि घाटी की खोज की है। इसके बाद हम देखेंगे इथोपिया ने अपना पहला उपग्रह ETRSS चीन के सहयोग से लॉन्च किया है। कौन सा देश ने लॉन्च किया है? तो इथोपिया ने लॉन्च किया है। एक मिनट। इथोपिया ने अपना पहला उपग्रह ETRSS चीन के सहयोग से लॉन्च किया है। कौन सा देश? इथोपिया ने लॉन्च किया है, चीन के सहयोग से लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? ETRSS उपग्रह है, पहला उपग्रह है।
चलिए इसके बाद हम देखेंगे, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना के पहले विंग लड़ाकू विमान मिग 27 को वायुसेना से सेवा मुक्त किया गया है। किसको सेवा यानी रिटायर्ड कर दिया गया है? मिग 27 को वायुसेना से रिटायर्ड कर दिया गया। मिग 27 को पहले विंग लड़ाकू विमान है जो कि वायुसेना से इसे रिटायर कर मिग 27 बहुत पुराना हो गया था इसका वर्जन, इसलिए इसे रिटायर कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे पुणे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे में भारत के पहले मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की गई। इसे जीविका हेल्थ केयर के संस्थापक जिग्नेश पटेल ने शुरू किया। कहाँ पे? तो पुणे में भारत के पहले मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की गई। मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो पुणे में की गई। इसे जीविका हेल्थ केयर के संस्थापक जिग्नेश पटेल ने शुरू किया। कौन से किसका? जीविका हेल्थ केयर। इसे जीविका हेल्थ केयर के संस्थापक मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की गई पुणे में। जीविका हेल्थ केयर के संस्थापक जिग्नेश पटेल ने शुरू किया। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गुंटूर जिले जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है में एक सांस्कृतिक अभिलेख की खोज की जो दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम तथा सांस्कृतिक लेख होगा। इसे सातवाहन वंश के राजा विजय के द्वारा लिखवाया गया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे खोज किया। कहाँ पे खोज किया? तो गुंटूर जिले में खोज किया, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में खोज किया। और यह सांस्कृतिक अभिलेख है और इस खोज का नाम है सांस्कृतिक अभिलेख। जो दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम सांस्कृतिक लेख होगा इसे सातवाहन, जो दक्षिण भारत के सबसे प्राचीनतम सांस्कृतिक लेख होगा इसे सातवाहन वंश के राजा विजय के द्वारा लिखवाया गया था। सातवाहन वंश के राजा विजय के द्वारा लिखवाया गया था। इसके बाद हम देखेंगे हरियाणा पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के एकत्र नियमों की सटीक जानकारी हासिल करने के लिए एक नई तकनीकी पर आधारित सॉफ्टवेयर ट्रैकिया का अनावरण किया है। ट्रैकिया का अनावरण किया है। यह तरीका अपनाने वाला हरियाणा प्रथम राज्य है। हरियाणा पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक रिपोर्ट के एक एकत्र नमूनों के फॉरेंसिक रिपोर्ट जो होता है ना उसके नमूना जो होता है, नमूना के सटीक जानकारी हासिल करने के लिए ट्रैकिया का अनावरण किया है। कौन से पुलिस ने? तो हरियाणा पुलिस ने। फॉरेंसिक रिपोर्ट के सटीक जानकारी के लिए ट्रैकिया का खोज किया गया। यह तरीका अपनाने वाला हरियाणा प्रथम राज्य बन गया है। इसके बाद नवंबर 2019 का क्वेश्चन हम देखेंगे। नवंबर 2019 में क्या क्या घटनाएं हुई है, चलिए इसमें देखेंगे। इंसेफ्लाइटिस मिशन इंद्रधनुष 2.0 पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। इंसेफ्लाइटिस मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 पोर्टल। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का एक पुनः संचालित संस्करण है। जो मिशन इंद्रधनुष आया था उसी का एक संस्करण है, पुनः संचालित संस्करण है, जिसके तहत 100% प्रतिरक्षण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जिससे 100% प्रतिरक्षण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद देखेंगे 27 नवंबर 2019 को इसरो के PSLV C-47 द्वारा कार्टोसेट 3 एवं 13 अमेरिकी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। कार्टोसेट 3 एवं 13 अमेरिकी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। किसके द्वारा? तो PSLV C-47 27 नवंबर 2019 को इसरो के द्वारा किया गया। कार्टोसेट 3 एवं 13 अमेरिकी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद हाल ही में चीन द्वारा सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। चीन के द्वारा सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। चीन के द्वारा सूडान के, यानी चीन और सूडान में दोस्ती चल रही है, इसीलिए चीन ने सूडान का पहला उपग्रह को प्रक्षेपण किया। इसके बाद हम देखेंगे हाल ही में
एराइज ARIS से एराइज नामक स्टैंडिंग व्हील चेयर IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। एराइज नामक स्टैंडिंग व्हील चेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। एराइज व्हील चेयर है, स्टैंडिंग व्हील चेयर है, मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद हम देखेंगे हाल में खोजी गई नई मकड़ी की प्रजाति का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर मारेनगो सचिन तेंदुलकर रखा गया है। मकड़ी की नई प्रजाति की खोज किया गया, मकड़ी का नई प्रजाति का खोज किया गया और इसे किस क्रिकेट खिलाड़ी? तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर इसे मारेनगो सचिन तेंदुलकर रखा गया है मकड़ी का। इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा के दौरान फिलीपींस ने भारत सरकार से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु समझौता किया। यानी नरेंद्र मोदी जी ने फिलीपींस गए थे तो फिलीपींस सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए मोदी जी से समझौता किया। पाकिस्तान WHO द्वारा अनुमोदित टाइफाइड वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला विश्व का देश बन गया है। चलिए, बहुत अच्छा चीज़ है, थोड़ा सा तो ईमानदारी का काम किया, अच्छा काम किया। पाकिस्तान ने WHO द्वारा अनुमोदित टाइफाइड वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, विश्व का पहला देश बन गया है। इसके बाद हम देखेंगे चलिए अक्टूबर का हम रिपोर्ट देख लेंगे। अक्टूबर 2019 का रिपोर्ट देखेंगे। चलिए, इसमें है मोसाइक मिशन, मोसाइक मिशन जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर संस्थान के द्वारा इसे शुरू किया जाता है। जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर संस्थान के द्वारा शुरू किया जाता है मोसाइक मिशन। इसका उद्देश्य है आर्कटिक पर जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु आर्कटिक पर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन है। तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष है। इसका कार्यकाल कितना है? तो मोसाइक मिशन का कार्यकाल 1 वर्ष है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर संस्थान के द्वारा जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर संस्थान के द्वारा यह शुरू किया गया। इसका उद्देश्य आर्कटिक पर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना है। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। इसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2019, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2019। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कुल टीबी प्रभावित लोगों का 27% भाग है, 27%। यानी ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2019 कहता है, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2019 कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में विश्व के कुल टीबी प्रभावित लोगों का 27%, यानी भारत में विश्व में जितने भी टीबी से लोग ग्रसित हैं उसका 27% केवल भारत में है। इसके बाद थाईलैंड में एक मांसाहारी विशाल डायनासोर की प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पे? तो थाईलैंड में, और जिसका नाम रखा गया है सियाम रैप्टर सुआती, सियाम रैप्टर, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो सियाम रैप्टर सुआती रखा गया है। कि किस चीज़ की प्रजाति है? तो डायनासोर की प्रजाति है, सियाम रैप्टर सुआती। इसके बाद देखेंगे शनि ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है। किस ग्रह की? तो शनि ग्रह के 20 नया उपग्रहों की खोज की गई है, जिससे शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या अब 82 हो गई है। यह सौर मंडल में सबसे अधिक है। शनि ग्रह में जो है ना, पहले से तो ज़्यादा था ही, लेकिन 20 और नया उपग्रह की खोज कर दी गई है, और जिससे शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या अब 82 हो गई है। यह सौर मंडल में सबसे अधिक है। इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाता है। संयुक्त राष्ट्र जो है ना, अमेरिका 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाता है, जिसमें मानव की बेहतर स्थिति के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी के अतुल्य योगदान पर जोर दिया जाता है। मानव की बेहतर स्थिति को देखते हुए बेहतर स्थिति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अतुल्य योगदान पर जोर दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सितंबर 2019, जो कि हमारा लास्ट है, सितंबर 2019 का इम्पोर्टेंट घटना देखेंगे। चलिए, इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने मंगल और बृहस्पति के बीच एक लघु ग्रह की खोज
2006 में की है। कौन से की है? तो IAU ने मंगल और बृहस्पति के बीच एक लघु ग्रह की खोज 2006 में की है, जिसका नाम पंडित जसराज संगीतकार के नाम से रखा गया है। जसराज जी संगीतकार थे के नाम पर रखा गया है। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ UAE ने मंगल और बृहस्पति के बीच एक लघु उपग्रह की खोज, एक लघु उपग्रह नहीं, लघु ग्रह की खोज 2006 में की थी, जिसका लघु ग्रह की खोज अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल बृहस्पति के बीच एक लघु ग्रह की खोज की थी। एक लघु ग्रह की खोज 2006 में की थी और इसी ग्रह का नाम पंडित जसराज संगीतकार थे, उन्हीं के नाम से रखा गया है। जसराज थे और पहले सम्मान पाने वाले यह भारतीय संगीतकार थे। चलिए, किस किस के बीच में? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो ग्रह है 2006 में जिसकी खोज की हुई थी, उसी का नाम पंडित जसराज के नाम से रखा गया है और यह सम्मान पाने वाले संगीतकार थे। इसके बाद हम देखेंगे जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक परिवहन अंतरिक्ष जहाज लॉन्च किया। जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक परिवहन अंतरिक्ष जहाज लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? काउंटोरी 8, जिसका नाम है काउंटोरी 8। इस मालवाहक जहाज को H2B रॉकेट के द्वारा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA द्वारा प्रक्षेपित किया गया। जापान ने दुनिया का पहला मालवाहक अंतरिक्ष जहाज लॉन्च किया। कौन से देश ने? तो जापान ने। और कौन सा? तो सबसे बड़ा मालवाहक अंतरिक्ष जहाज लॉन्च किया है, जिसका नाम है काउंटोरी 8, जिसका नाम क्या है? तो काउंटोरी 8 नामक इस मालवाहक जहाज को H2B रॉकेट के द्वारा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA से प्रक्षेपित किया गया। भारतीय वायुसेना में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किए गए। भारतीय वायुसेना में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं, जो कि इसमें देखे होइएगा, इसका डबल ऊपर पंखा डबल है और यह काफ़ी ज़्यादा वेट लिफ्टर के नाम से जाना जाता है और यह ट्रक बहुत बड़े बड़े चीज़ों को उठा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे भूवैज्ञानिकों ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र में 8वें महाद्वीप की खोज की है। कौन से? तो भूवैज्ञानिकों ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र में 8वें महाद्वीप की खोज की है। स्पेस से ईरान तक सभी पर्वतों को 10 वर्ष तक विश्लेषण किया गया और इसे ग्रेटर इंडिया का नाम दिया गया। तो भूवैज्ञानिकों ने भूमध्य सागरीय में 8 महाद्वीपों की खोज की है। स्पेन से ईरान तक सभी पर्वतों को 10 वर्ष तक विश्लेषण किया गया और इसे ग्रेटर इंडिया का नाम दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय छात्र अभ्यास चिका द्वारा निर्मित लघु उपग्रह रमनसेट 2 का प्रक्षेपण नासा के द्वारा किया गया। यह लघु उपग्रह सूर्य और अंतरिक्ष विकिरण की माप है। भारतीय छात्र अभ्यास सिक्का द्वारा निर्मित उपग्रह रमनसेट 2 का प्रक्षेपण नासा के द्वारा किया गया। नासा के द्वारा क्या किया गया? तो रमनसेट 2 का प्रक्षेपण किया गया अभ्यास सिक्का के द्वारा निर्मित। भारतीय छात्र अभ्यास सिक्का जो लड़का का नाम है, उसके द्वारा रमनसेट 2 का प्रक्षेपण नासा के द्वारा किया गया। यह लघु उपग्रह सूर्य और अंतरिक्ष विकिरण की माप करेगा। इसके बाद DRDO ने भारतीय वायुसेना को दूसरा हवाई चेतावनी मिशन नेत्र प्रदान किया है। तो DRDO ने क्या प्रदान किया है? तो नेत्र प्रदान किया। इसका मतलब क्या होता है? तो भारतीय वायुसेना को दूसरी हवाई चेतावनी देगा। भारतीय वायुसेना को दूसरी हवाई चेतावनी देगा DRDO ने। इसका नाम है नेत्र। स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी INS खंडेरी को नौसेना में शामिल किया गया है। किसको नौसेना में शामिल किया गया है? तो अपने देश में बने INS खंडेरी, स्वदेशी है, अपने देश में बने INS खंडेरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ICGS यानी वराह तटरक्षक पोर्ट इसको बोलते हैं। ICGS का चेन्नई बंदरगाह
पर चेन्नई बंदरगाह पर जल वातावरण किया गया। चेन्नई आईसीजीएस वराह तटरक्षक पोत है, आईसीजीएस का है एक वराह तटरक्षक पोत है का चेन्नई बंदरगाह पर जल वातावरण किया जाएगा। चलिए, चेन्नई में जो बंदरगाह है उसमें उसी पर इसको तटरक्षक पोत है यानी एक प्रकार का जहाज है आईसीजीएस। इसको कहाँ पे जलावतरण किया जाएगा, तो चेन्नई के एक बंदरगाह पर जलावतरण किया गया। तो इस तरह से मेरा ये टॉपिक समाप्त हुआ रक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिसमें सितंबर 2019-20 से टोटल क्वेश्चन लिया गया। और इस तरह से आप अगर इसे कवर करते हैं तो रक्षा विशेष से हमेशा क्वेश्चन आती है और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाइएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, इसके लिए थैंक यू सो मच।